हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। फिर ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया और क्या है उसका काम और कैसे बना है, कहाँ पे है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। अब अगर बात करें हम ब्रेन की, तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक कैविटी है। क्या है? एक कैविटी है और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या है? इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा है, तो उसी फ्लूइड में और उसके बाहर भी फ्लूइड है। एक ऐसी कैविटी जिसके बाहर भी फ्लूइड है और जिसके अंदर भी फ्लूइड है और जो खुद भी एक क्रैनियल कैविटी के अंदर रखी हुई है। ठीक है, तो ब्रेन क्या हुआ? क्रैनियल कैविटी के अंदर का जो कैविटी है वही कहलाता है ब्रेन। ठीक है, यह बनता कैसे है? जब भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म थोड़ा सा चेंज होता है न्यूरल ट्यूब में। ठीक है, एक्टोडर्म किस में चेंज होता है? न्यूरल ट्यूब में। समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट किससे हुआ, एक्टोडर्म से या न्यूरल ट्यूब से। तो जो एक्टोडर्म है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है और वही चेंजिंग कहलाती है न्यूरल ट्यूब में चेंज होता है और उसी न्यूरल ट्यूब से चेंज बनता है ब्रेन। ठीक है, जो भी हम सोचते हैं, हमारे अंदर जितना ज्ञान है, मैं जो बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हो और जो समझ रहे हो, इन सब का गुण कहाँ पे है? इसी ब्रेन के अंदर है। ठीक है, सोने के बाद जो आप सपने देखते हो वो सब कुछ भी यही है, लेकिन किस पार्ट में क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। अब जो टिश्यू है ब्रेन की सेल्स तो हमने देख ली, न्यूरल ट्यूब है जो एक्टोडर्म्स की जो सेल्स हैं वहाँ से बन रहा है, लेकिन जो बन के सेल्स में, ये सेल्स चेंज हो रही हैं जब टिश्यू में, तो इसमें दो तरह की टिश्यू होती हैं। एक तो नर्व सेल की टिश्यू, ठीक है, सारी नर्व सेल होती हैं, और दूसरी न्यूरोग्लियल सेल होती हैं। कैसी होती हैं? न्यूरोग्लियल सेल होती हैं। अब इन्हीं से बनता है लेयर ब्रेन का। क्या होता है? ब्रेन का लेयर बनता है। एक होता है ग्रे लेयर और दूसरा होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर, जिसमें कॉर्टिकल लेयर होती है और डीप लेयर होती है। देखो, जो कॉर्टिकल लेयर है ना, यह बाहर का भाग है। ठीक है, इसमें होता है ग्रे मैटर। कैसा होता है? ग्रे मैटर। अंदर वाला जो भाग है वो डीप लेयर है। क्या? डीप लेयर जो अंदर का है, और इसमें होता है वाइट मैटर। अब आप समझ सकते हो, जो चीज़ अंदर रखी हुई है, कोई फूल भी अगर आप करो तो जो अंदर वाला पार्ट होता है वह क्या होता है? हल्के रंग का होता है। बाहर वाला क्या होता है? गहरे रंग का होता है। जैसे पत्ता गोभी अगर करो तो बाहर का क्या होता है? हरे रंग की होती है, बाहर के पत्ते हरे होते हैं, और अंदर चले जाओ तो वाइट या फिर हल्का येलोइश कलर। तो वही है, वाइट मैटर जो होगा वो कहाँ होगा? अंदर होगा। ग्रे मैटर कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। जो ग्रे मैटर होता है वह किसका बना है? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो ग्रे मैटर किससे बनता है, तो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से। और ये होते हैं कैसे? इसमें माइलिनेटेड सेल्स नहीं पाई जाती हैं, मतलब इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इसमें माइलिन नहीं होती है। दूसरा जो वाइट मैटर है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी एक्सॉन। ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिनेटेड माइलिन पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो वाइट मैटर है इसमें डेंड्राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स दोनों में ही पाए जाते हैं, तो मतलब सेल्स हैं और इन्हीं सेल से लेयर बन रही है। तो ये जो लेयर है, एग्जैक्ट ऐसे समझो कि एक कैविटी बना रहा है। ठीक है, एक कैविटी बना रहा है और इस कैविटी में ऊपर वाली जो लेयर है वह ग्रे है और अंदर वाली जो है वह वाइट है। जो ऊपर वाली लेयर बन रही है वह न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से बन रही है और जो अंदर वाली लेयर बन रही है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर या एक्सॉन से बन रही है। आ गया समझ में? आगे बढ़े फिर। अब देखो, जो हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन को डिवाइड किया गया कुछ पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो ब्रेन होता है ना, यह कुछ जो क्रैनियल कैविटी होती है, ठीक है, क्रैनियल कैविटी के अंदर ब्रेन है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इमेज बना रही हूँ। ये रहा क्रैनियल कैविटी। क्रैनियल कैविटी के अंदर क्या है? ब्रेन है। ठीक है, तो इस ब्रेन को सहारा देने के लिए, ठीक है, इसको बचाने के लिए इसमें पाए जाते हैं क्रैनियल मेनिंजेस। ठीक है,
क्रेनियल मेनिंजेज पाए जाते हैं। और ये जो क्रेनियल मेनिंजेज होते हैं ना, इसी में पड़े होते हैं। अब क्रेनियल जो कैविटी है वह कैसी है, हड्डी की है, बोन है ना, तो इस बोन से और अंदर जो है ब्रेन, वह ब्रेन क्या है, सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ठीक। तो ये जो सेल्स हैं अंदर वाली, वे जैसे मांस की तरह हमारे जैसे बाहर की चमड़े हैं ना, एपिडर्मिस का ही है, तो यह क्या है, सच काफ़ी नाजुक है, ठीक है। तो इसीलिए इससे रगड़ न खाए, क्रेनियल कैविटी से, और जो ब्रेन की ऊपर की लेयर है वह रगड़ न खाए, इसलिए बाहर से भीतर की ओर थोड़ा टाइट, फिर थोड़ा और कम टाइट, और फिर अंदर वाला एकदम मुलायम, ऐसे करके कुछ लेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बनाए गए हैं। तो जो पहली मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ऐसे समझो कि यहाँ पर एक पहली जो मेम्ब्रेन होगी वह कौन सी होगी, ड्यूरा मैटर की होती है। कैसी होती है, ड्यूरा मैटर की। क्रैनियल कैविटी ऊपर हो गई, उसके ठीक नीचे होती है ड्यूरा मैटर की। इसमें ब्लड साइनसेज होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड साइनस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड है और यह ज़्यादा टाइट होती है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा टाइट होती है और बहुत ही घनी होती है। उसके जस्ट नीचे होती है, इसके जस्ट नीचे होती है दूसरे नंबर पे अरेक्नॉइड होती है, ठीक है, अरेक्नॉइड। इसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, इसमें कोलेजन भी होता है और इलास्टिन भी होता है। ऊपर वाली जो थी ड्यूरा मैटर, उसमें क्या था, कोलेजन था। ऊपर क्या है, कोलेजन है। नीचे क्या है, कोलेजन और इलास्टिन दोनों ही हैं, ठीक है। और उसमें एक सीरस फ्लूइड भी भरा होता है ताकि चोट ना लगे, जो हमारा ब्रेन है ना उसे चोट ना लगे, उसे घर्षण ना हो, ठीक, वो बचा रहे आराम से। उसके नीचे एक तीसरी भी लेयर होती है, और तीसरी लेयर जो होती है वह होती है पायामीटर की। क्या होती है, पायोमीटर या पायामीटर बोलते हैं उसको। तो इसमें जो पायामीटर उसका जो, या ठीक जो ब्रेन है ना, ठीक उसके ऊपर पाई जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो मेम्ब्रेन है वह कैसी होती जा रही है, मुलायम होती जा रही है, सॉफ्ट होती जा रही है। तो सबसे ऊपर कोलेजन था, सबसे टाइट, उसके नीचे कोलेजन के साथ इलास्टिक भी मिल गया, मतलब इलास्टिन, तो इलास्टिन भी मिल गया, तो अभी थोड़ा सा नरम हो गया। उसके अंदर वाला जो एकदम ब्रेन के ठीक ऊपर है, जो ब्रेन को बचा रहा है, इसमें बहुत पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स कैसी हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली हैं, ठीक है। ऊपर वाले में ब्लड साइनसेस थे, ठीक है, ऊपर वाले में क्या थे, ब्लड साइनसेस थे, कोलेजन वाला जो था ड्यूरा मैटर। और जो नीचे वाला है उसमें क्या है, बहुत ही पतली वाली ब्लड वेसल्स हैं, बहुत पतली हैं। और इसमें भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो कभी अगर बहुत तेज चोट लग जाए, तेज वाली जब चोट लगती है, तो यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को सहारा देता है, ठीक है, ब्रेन को सहारा देता है और बाहर से जो आघात आते हैं उनसे बचाने का काम करता है। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये बाहर भी पाया जाता है और साथ में अंदर भी पाया जाता है। मतलब जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर की जो कैविटी होती है उसमें भी पाया जाता है, और बाहर तो पाया ही जाता है। जब कभी ऐसा होता है, और ये काम क्या कर रहा है कि जो भी, बहुत सारे काम हैं इसके, जैसे कि जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल है, मस्तिष्क में जो भी बेकार चीज़ें बनी उनको बाहर ब्लड में पहुंचाने का काम, बाहर के से ब्लड को लाने का काम। हमारी बॉडी में क्या होता है, जितना भी जो 5 से 6 लीटर जो ब्लड है, जो कि पर मिनट में हमारा हार्ट सप्लाई करता है उसको, ठीक है, तो उसमें से 15 से 20% जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, यहीं ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जा रहा है, 15 से 20% ब्रेन में जा रहा है। अच्छा, ब्रेन है कहाँ पे, हार्ट के ऊपर है, तो यहाँ पर उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, ऊपर के ब्लड ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही पतली हैं, सबसे ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स यहीं पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी इसे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ब्रेन को काम अगर करना है तो उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सब कुछ ले जाना, और जब जो जितना काम करेगा तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी वो उतना ही बनाएगा, तो उसको वहाँ से मस्तिष्क से बाहर निकालना, ये सारा काम किसका होता है, सेरिब्रो स्पाइनल का होता है। आ गया समझ में कि क्या करता है, एज ए टिश्यू फ्लूइड ये बहुत सारा काम करता है। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स
ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है। जैसे ही ब्लड प्रेशर लो हुआ, आप किसी दुखी अवस्था में पहुंच गए, कोई बहुत बड़ा झटका लग गया, कुछ ऐसा हुआ, ब्लड प्रेशर लो हुआ। ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब क्या है कि अब रुधिर उतनी तेज़ी से ब्लड को नहीं भेज पा रहा है, अब उतना दबाव नहीं बन पा रहा है वेसल्स में कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो उस समय सेरिब्रो स्पाइनल से होके जो मस्तिष्क में रुधिर की सप्लाई बाधित हो जाती है। जब कभी ऐसा होता है और उसी समय इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा हो गया कि अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो इसीलिए कभी आप इतनी टेंशन मत लीजिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत पतली पतली वेसल्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये फट सकती हैं, ठीक है, और इंसान पागल भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। तो अपने आप को कूल रखो, ओके। आगे बढ़ें, इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब सिर, कुछ लोगों के सिर काफ़ी बड़े, मतलब पैथोलॉजिकल एक कंडीशन है कि सिर काफ़ी बड़ा हो जाता है और यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, अति सर्वत्र वर्जते। तो जब कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भर जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रोसिफेलस। क्या कहते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या, पानी, बहुत ज़्यादा पानी है ना, हाइड्रो मतलब क्या, पानी। तो पानी जब बहुत ज़्यादा भर जाए तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। एक डिजीज हो जाती है, आदमी सोचना समझना आदमी का काम नहीं करेगा उतना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब आगे बढ़ें, फिर अब ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जो ब्रेन है ना, इसमें क्या क्या बताया था मैंने, न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोग्लिया हैं। क्या है, न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोग्लिया हैं, ठीक है। अब यह जो है हमारा जो मनुष्य का ब्रेन है वो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, 1.4 किलोग्राम, इतना ही होता है ना। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है वह बचपन में 6 साल की उम्र तक ब्रेन का जो विकास है वो पूरी तरह से हो चुका होता है, ठीक है। मतलब जितना ब्रेन का साइज पहुंचना होता है, जो डेवलपमेंट है, जो साइज होनी है ब्रेन की, वह 6 वर्ष की उम्र तक हो जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी में हम जितना सांस लेते हैं ना, गहरी सांस लेते हैं, तो जितना ऑक्सीजन जाता है उसका 20% ऑक्सीजन यहाँ पर चला जाता है, किसको, ब्रेन को। अभी आपको आवाज़ के साथ कुछ और भी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बाहर बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही है, तो मैं आवाज़ तो नहीं ख़त्म कर सकती हूँ बारिश की, तो थोड़ा सा हमें लगता है आप लोग मैनेज कर लोगे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक सेकंड मैं कुछ करती हूँ, शायद दरवाज़ा बंद करने से आवाज़ कम आए। चलो फिर शुरुआत करते हैं आगे इसके ब्रेन के पार्ट्स की। तो सबसे पहला ब्रेन को जब डिवाइड किया गया ना, तो जो आगे का ब्रेन है, आगे का ब्रेन, या ये कहें कि 80% जो भाग है ब्रेन का, जो 80% भाग है उसे कहा गया फोर ब्रेन, ठीक है। क्या कहा गया, फोर ब्रेन, प्रोसेंसेफ्लॉन। अच्छा, एक याद रखो, एनसेफेलॉन, एक वर्ड है एनसेफेलॉन, EN, यहाँ से देखो ENCE, एनसेफेलॉन, आपको हर जगह मिल जाएगा ये। तो एनसेफेलॉन के पहले वाला जो वर्ड है वह उसकी विशेषता बताता है, और एनसेफेलॉन क्या हो गया, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का अगर प्रो एनसेफेलॉन मतलब मस्तिष्क का अग्रभाग, ठीक है। मेजेनसेफेलॉन मतलब कि मस्तिष्क का मध्य भाग, रोम्बोसेफेलॉन मतलब मस्तिष्क का पीछे वाला भाग। तो इसी आधार पर ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो, तो यहाँ पर आपको एक ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन ब्रेन है। इसमें जो फोर ब्रेन है ना, उसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ा है, 80% भाग यही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कई पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके काम के आधार पे। तो सबसे पहला है इसका फ्रंटल लोब, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो ब्रेन है ना वह आगे से पीछे की तरफ ऐसे यूं कुछ, तो एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, कुछ यूं है, मतलब ऐसे ब्रेन है तो यहाँ से बीच में कटा हुआ है, ठीक है, बीच में क्या है, कटा हुआ है। तो यह क्या बना रहा है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर बनाता है। जो ऐसे बीच में कटा हुआ है ना, तो ये कट के 2 भाग में डिवाइड होता है। एक इसको कहते हैं सेरिब्रल
हेमीस्फीयर, और दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर आपस में जुड़ते हैं वाइट मैटर के थ्रू। किसके थ्रू? वाइट मैटर के थ्रू, जिसे कहते हैं कार्पस कोलेजम। क्या कहते हैं? कार्पस कोलेजम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन हो जाता है और इसके अंदर ड्यूरा मैटर जो होता है वो भरा हुआ होता है। क्या होता है? ड्यूरा मैटर भरा हुआ होता है। ठीक है, अब इनके काम की बात करें तो इनके काम के आधार पर इनको बांटा गया है। सबसे पहला इधर है, देखो सबसे आगे की तरफ ये हमारा इधर हमारा चेहरा होता है। ठीक है, और ये हमारा सर का पीछे का भाग है। तो याद करो, इधर सबसे पहले कौन सा होता है? फ्रंटल लोब। सबसे आगे क्या होगा? फ्रंटल लोब। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके थोड़ा सा नीचे जाओ तो क्या होगा? पेरिएटल लोब। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पेरिएटल लोब। उसके बाद तीसरा होता है पेक्टोरल लोब, जो यहाँ पे होता है टेम्पोरल लोब। यहाँ पे कहीं होता है अंदर की तरफ होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे होता है ऑक्सीपिटल लोब। क्या होता है? ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, और उसके बाद एक होता है इंसुलर लोब और लिम्बिक लोब। ठीक है, तो इन सारे भागों में इनको बांटा गया। इनके काम है कुछ, इन कामों के आधार पे बांटा गया। बड़े खास, मतलब बड़े शानदार इनके काम भी हैं। चलो हम आगे आपको बताते चलते हैं सबके बारे में। देखो यहाँ पर मैंने एक नोट बनाई है, आई होप आपको ये दिखाई दे रही होगी। चलो देखते हैं, आई होप आप देख पाओगे। ये देखो फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आओ तो क्या होता है? दो भागों में फोर ब्रेन को बांटा गया। ऊपर का जो भाग होता है ये होता है सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन क्या है? दो भागों में अगर हम इसको बांटे तो ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है? सेरिब्रम होता है। उसके नीचे और एक छोटा सा भाग होता है डाईएन्सेफेलॉन। क्या होता है? डाईएन्सेफेलॉन। ये डाईएन्सेफेलॉन ना पूरी तरह से ढका हुआ होता है सेरिब्रम से। किससे? सेरिब्रम से। अब हमने कहा कि मस्तिष्क का जो 80% भाग है वो क्या है? सेरिब्रम है। 80% भाग क्या है? सेरिब्रम है। तो यह जो सेरिब्रम होता है आगे से पीछे की तरफ पूरा भरा होता है और इसी में नीचे की तरफ आ जाता है डाईएन्सेफेलॉन। ठीक है, आगे समझ में? या इसको थैलेमेन्सेफेलॉन भी कहते हैं। इसके बाद जो सेरिब्रम है, अब उसकी बात करें तो सेरिब्रम दो पार्ट में बटा हुआ था, जैसे कि हमने अभी बात की पीछे। तो यहाँ पर जो सेरिब्रम है उसके जो लोब हैं, जो लोब अभी मैंने बताए, उन लोबों के काम याद कर लो। सबसे पहले मैंने कहा कि फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो सबसे आगे है वह क्या करता है? व्याख्या करता है, सबकी इंटरप्रिटेशन करता है उन सब कामों की जो आप कहते हो ना कि प्रैक्टिकल इंसान है, कोई इंसान बड़ा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होता है इसी फ्रंटल लोब की वजह से। मतलब सोचने का काम, प्लान करने का काम, इमोशंस का काम, मेमोरी, रीजनिंग, जजमेंट, ये सारे काम कौन करता है? फ्रंटल लोब। कौन करता है? फ्रंटल लोब। ठीक है, इसे चेतन अवस्था का कह सकते हैं कि सेरिब्रल का जो फ्रंटल लोब है ना वह चेतन अवस्था में काम करता है। जब आप जगे हो तब जो काम कर रहा है वह कौन है? फ्रंटल लोब है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक, जो कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं वो सब डिपेंड करती हैं इसी फ्रंटल लोब पर। ठीक, आगे बढ़ें। जो आप एकाग्रता होती है ना आपकी पढ़ाई की, अभी जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बड़े खुश हो रहे होंगे देख के। ठीक, कुछ ऐसे होंगे बस इसके आगे क्या होगा ये सोच रहे होंगे। तो वो सब कुछ जो सोचने का काम है वो सब कौन कर रहा है? फ्रंटल लोब कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब जो है ये काम क्या करता है कि जो भी प्रेरणाएं जा रही हैं, जैसे हम बोल रहे हैं या हाथों से कोई काम कर रहे हैं, हैंड स्किल, लैंग्वेज जो हमारी है, इन सब का काम कौन देखता है? पेरिएटल लोब देखता है। इसके साथ ही जैसे कोई भी चीज़ हमने टच किया, हमें गर्म लगा, ठंडा लगा, या फिर कोई भी चीज़ हमें टच हो रही है, हमसे टच हुई, या हमने किसी चीज़ को टच किया, या हमारे मसल्स में कोई कंट्रैक्शन कुछ भी हुआ, तो उन सब का कौन देखता है? उसे पेरिएटल लोब। ठीक है, कौन देखता है? पेरिएटल लोब। अब नाम से याद रखो, पेरी का मतलब बाहर का। तो हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण है वहाँ पर अगर कुछ भी टच हो रहा है या उसमें कोई भी संवेदनाएं हो रही हैं तो उनको देखने का काम कौन करेगा? पेरिएटल लोब करेगा। ठीक है, उनको समझने का काम कौन करेगा? पेरिएटल लोब करेगा। ठीक, उसके बाद अगला होता है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है ना यह करता है सुनने का, मतलब जो भी आप सुन रहे हो उस सब का काम कौन करे? पेरिएटल लोब। ठीक है, जो हमारी जो दृष्टि, मतलब जो देखने का काम होता है, वो उनकी जो संवेदनाएं होती हैं वो सब कुछ भी
टेम्पोरल लोब भी देखता है। उसके बाद नीचे जाओ, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में आपको कुछ आपको समझ में आया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, दिखा आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है ऑक्सीपिटल लोब में, उस चीज़ को आपने देखा ना, देखते ही आपके माइंड में क्लिक किया कि ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, बस यही काम करता है ऑक्सीपिटल लोब। मतलब विजन का काम, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ठीक है, देखने के बाद जो आप समझ रहे हो उसको, ठीक, आपके माइंड में आ रहा है कि इसमें कोई गलती है, कोई सही है, तो जो विजन का काम और आई मूवमेंट का काम, ये राउंड सर्कल जो घूम रहा है इसके साथ आपकी आंखें भी घूम रही हैं ना, तो यह आई मूवमेंट और विजन, इन दोनों का काम कौन करता है? ऑक्सीपिटल लोब करता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर अगला है इंसुला लोब, तो इंसुला लोब का जो काम होता है ना, जो स्मृति है, मतलब जो याद रखने वाली चीज़ें, जो मेमोरी है और फिर जो और भी वर्क हैं, उन सबको जोड़ने का काम, जो कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है इंसुला लोब। तो अब याद रखना, फ्रंटल लोब सब कुछ सोचना, अगर आपको कुछ प्लान करना है तो यानी सोच रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो यानी सोच रहे हो, ठीक है, याद आ रही है किसी की यानी सोच रहे हो, गणित लगा रहे हो कि उसके जाने के बाद कितना नुकसान हुआ तो यानी सोच रहे हो, और उसका जाना तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है या तुमने उसके साथ गलत किया, अगर ये सोच रहे हो या जजमेंट कर रहे हो तो ये फ्रंटल लोब का यूज कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद पेरिएटल लोब, अगर आपको कुछ भी टच हो रहा है, गर्म ठंडा जो भी महसूस हो रहा है, बाहर आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है, अभी आपने मोबाइल लिया हुआ है, कुछ लोग होंगे जो मोबाइल लेके लेट के पढ़ रहे होंगे, उनके मुंह पे मोबाइल गिरेगा धड़ाम से, तो यह जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? पेरिएटल लोब की वजह से होगा। उसके बाद टेम्पोरल लोब, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, सुन के जो समझ रहे हो, वो पेरिएटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब आई मूवमेंट से है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है ब्रेन का, यहाँ अभी इसी का जो फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वह है डाईएन्सेफेलॉन। क्या है? डाईएन्सेफेलॉन। अब यह पूरी तरह से कहाँ से घिरा हुआ है? सेरिब्रम से, पूरी तरह से सेरिब्रम से घिरा हुआ है, और इसके जस्ट नीचे से शुरू होता है, जो मिड ब्रेन है वह यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो डाईएन्सेफेलॉन जो होता है यह क्या करता है? इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक तो ईपीथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा? ईपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ईपीथैलेमस ये वो जगह है जहाँ पर पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पीनियल ग्लैंड पाई जाती है? ईपीथैलेमस में। अच्छा, ईपीथैलेमस ये सब कुछ है क्या? एक लेयर ही तो है, सेल की जो टिश्यू की लेयर ही तो है, तो यह बनाती हैं जो ईपीथैलेमस है, ये क्या है? जो थर्ड वेंट्राइकल होती है उसकी छत को, उसकी रूफ जो है उसको बनाने का काम करती है। वेंट्राइकल क्या होता है? जो यह बने हुए हैं ना, जो तीन तरह के मैंने आपको अभी बताए थे कि ड्यूरा मैटर होता है, एरेक्नॉइड होता है और पाया मैटर होता है, जो कवर होता है ब्रेन का, वह कहीं कहीं पर धंसा होता है, ठीक है। आपने अभी देखा भी होगा, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाओ, ये ब्रेन तो देख रहे हो ना, बीच बीच में जो खांचे बने हुए हैं, तो ऐसे ब्रेन हर जगह जगह पे धंसी हुई है ना, तो जो धंसना हुआ इसी को वेंट्राइकल कहते हैं। जो जगह जगह पे कहीं अंगुली की तरह अंदर की तरफ धंसी हुई है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, इसी को वेंट्राइकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेंट्राइकल है उसी में थर्ड जो वेंट्राइकल है उसके छत को बनाने का कौन काम करता है? ईपीथैलेमस करती है। दूसरा है थैलेमस, जो इसका 80% पार्ट होता है। जो डाईएन्सेफेलॉन है उसका 80% पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस होता है, और उसके नीचे पाई जाती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसके बारे में मैं बताऊँ तो समझ जाओगे ना। अच्छा, यहाँ पर इसमें ईपीथैलेमस है, ईपीथैलेमस में कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सी निकलती है? याद हो गया होगा अब तक, मिलेटोनिन। कौन सी? मिलेटोनिन निकलती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये थैलेमस है, थैलेमस के बारे में हम आपको बता चुके हैं और हाइपोथैलेमस भी बता दिए। तो आगे बढ़ते हैं, इनके वर्क के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखो इनका वर्क क्या है। अब
थैलमस को क्या कहते हैं कि यह गेटवे है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर किसी को भी सेंसरी इनपुट को पहुंचना है, किसी भी सेंसरी इनपुट को अगर वहां पहुंचना है और अगर वहां से इंफॉर्मेशन को बाहर जाना है तो उसके लिए यही एक रास्ता है, थैलमस, ठीक है। थैलमस से होके ही जा सकता है कुछ भी सेरिब्रम तक, ठीक है। और जो सेरिब्रम होता है ना, यह इंटरकनेक्ट होता है हमारे लिम्ब सिस्टम से, हमारे हाथ पैर जो भी हैं उन सबसे क्या होता है, यह कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट होता है। तो जो भी इन्वॉल्व होता है, जो भी इमोशंस हैं, जो भी मेमोरी हैं, उन सब के कामों में यह थैलमस इन्वॉल्व होता है। उसके बाद तीसरा है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस जस्ट नीचे होता है थैलमस के और यह बेस होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हाइपोथैलमस की ना, तो यह बहुत सारे विसरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। यह उन सबको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और साथ ही जो हमारी बॉडी के इंटरनल इक्विलिब्रियम है उसे कंट्रोल करता है। जो भी फाइट होती है, फीडिंग होती है, मतलब अगर हमें भूख लगी है, ठीक है, हमें भूख लगी है, तो यह बताने का काम कौन करता है, हाइपोथैलमस करता है। समटाइम्स अगर हाइपोथैलमस काम करना बंद कर दे तो आप भूख से मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भूख लगी है, ठीक। खाने में अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें गुस्सा आ रहा है, सामने वाला हमें 4 गालियाँ सुना के चला जाए और हम उसको जवाब न दें, तो इसका मतलब है, मतलब जवाब नहीं दें, अगर हमारे अंदर गुस्सा भी ना आए या ऐसा हो कि हमें असर ही ना हो, कोई समझ ही ना आए, तो इसका मतलब है हाइपोथैलमस इस समय काम नहीं कर रहा है, शांत पड़ा हुआ है। और हाइपोथैलमस हमें गुस्सा दिलाता है, कभी ठंडा, मतलब काफ़ी कूल करता है। ऐसा होता है गुस्सा ना आए, किसी की बातें सुन के खुशी जो होती है वो सब इसी की वजह से होता है। तो जितनी इमोशंस हैं वो सब इसकी वजह से हो रहा है। अगर जैसे कि मान लो किसी से आपको प्यार हुआ है, तो प्यार दिल की वजह से नहीं हुआ, इस हाइपोथैलमस की वजह से हुआ है, ओके। तो हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलमस करता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ जब एक पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है तो यह जितने भी ग्रोथ और सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम यही करता है, और यही तो है पिट्यूटरी ग्लैंड पास में, ठीक है। उसके बाद अगला होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे आएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करें तो छोटा सा पार्ट है यह मिड ब्रेन, और यह देखो एक तरफ इसके आगे की तरफ है, कौन सा पार्ट है, यहाँ पर इसके आगे की तरफ है डाइएन्सेफेलॉन है, ठीक। ऊपर की तरफ सेरिब्रम है, यहाँ एक तरफ इसको, नीचे की तरफ इसका हिंड ब्रेन है, ठीक। मतलब नीचे जो पिछला वाला ब्रेन है हिंड ब्रेन है, आगे की तरफ डाइएन्सेफेलॉन है, ऊपर सेरिब्रम है और बीच में छोटा सा मिड ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, वो जो पार्किंसंस डिजीज होती है, मिड ब्रेन की अगर बात करें तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि जो पार्किंसंस डिजीज होती है वह यहीं की वजह से होती है। अगर मिड ब्रेन में कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। इसमें जो मिड ब्रेन है इसमें रेड न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, ठीक है। कैसी न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, रेड न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। जब आप अर्ध चेतना की अवस्था में होते हो, मतलब आप जब नींद में होते हो, फिर भी आप कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं जो आपको बाद में लगता है कि हमने सपना देखा था या सच में हुआ था, ठीक। ऐसे ही जब आप नींद में होते हो उस समय भी जब आप करवट बदल लेते हो, ठीक, नींद में आपने करवट बदला, नींद में आपको कुछ सुनाई दिया, नींद में आपने कुछ देख लिया, तो यह सब कब होता है, मिड ब्रेन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मिड ब्रेन की वजह से होता है। इसके बाद आते हैं, अगला है हिंड ब्रेन। मैं देखो भाई बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मस्तिष्क अगर हम बात करें इसकी तो बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा है, लेकिन अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगी तो टाइम बहुत लगेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता दे रही हूँ जो क्वेश्चंस, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का वर्क क्या है, ठीक, ब्रेन के कौन से पार्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसे आते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बताती चली जा रही हूँ, और कौन सी डिजीज हो सकती है, अभी हम डिजीज की भी बातें करेंगे कि किससे कौन सी डिजीज हो सकती है, तो उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे देखो हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन जो है
रंबेनसेफेलॉन, इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मेडेनसेफेलॉन और दूसरा है माइलेनसेफेलॉन। ठीक है, जो मेडेनसेफेलॉन है वो फिर से दो पार्ट में बटा है, एक होता है पॉन्स और दूसरा हो सेरेबेलम। हमने ब्रेन के बारे में जब कहा था तो कहा था सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम, इसे हम स्मॉल सेरिब्रम भी कहते हैं, या ये कहते हैं छोटा वाला सेरिब्रम। ठीक, यह भी उतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी संतुलन बनाना है, जो जैसे आप डांस कर रहे हो, डांस करते समय आप जो भी पोस्चर बनाते हो उसमें न गिरो, इसलिए आपकी बॉडी को संतुलन बनना जरूरी है ना, वह बनाने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, जो फीडबैक सिग्नल देना होता है वह देने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। अगर हम पॉन्स की बात करें तो जो भी रेगुलेशन है, जो आप सांस ले रहे हो, जो भी जैसे कि आप दौड़े, ठीक है, दौड़े तो सांस तेज हुई, रुके सांस धीमी हुई, तो वह कौन रेगुलेट कर रहा है? उसे रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पॉन्स करते हैं। इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, यहाँ से श्वास जो होता है, जो रेस्पिरेशन होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद दूसरा है माइएनसेफेलॉन। माइएनसेफेलॉन जो है उसमें मेडुला ओब्लांगाटा कहते हैं इसको, और मेडुला ही उसको बोलते हैं। मेडुला मतलब मेडुला ओब्लांगाटा बोलते नहीं है, मेडुला ही बोलते हैं। मेडुला में एक तरफ पॉन्स होता है, दूसरी तरफ स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। अच्छा, सबसे नीचे वाला पार्ट है, एक तरफ पॉन्स जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो श्वास है मतलब रेस्पिरेशन का रेगुलेशन वहाँ से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेडुला है, उसके बाद नीचे क्या है? स्पाइनल कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ खास मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में, जो एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर देखो जो ए पार्ट, एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे, यह जो मेडुला होता है ना, यहाँ समझ लो ऐसे मेडुला है। ठीक, तो यहाँ पर दो पाए जाते हैं पिरामिड। क्या होते हैं? दो पिरामिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी सूचनाएं जा रही हैं, जो भी फाइबर्स के रूप में जाती हैं सूचनाएं, तो जो भी फाइबर्स के फॉर्म में सूचनाएं जा रही हैं वो ऐसे आती हैं। यहाँ मान लो हमारा राइट है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट है। ठीक, राइट एंड लेफ्ट, यहाँ राइट हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हो गया। तो यहाँ से राइट की तरफ से सूचनाएं गई तो उनको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए ना, और लेफ्ट वालों को यहाँ से यहाँ। लेकिन जो आलस है वह हमारा जन्मजात हमारे दिमाग में भरा हुआ है। ठीक है, आलस हमारे दिमाग में जन्मजात भरा है। तो ये क्या करती हैं, ऊपर से थोड़ा इनको चढ़ाई करना पड़ेगा, पिरामिड है तो चढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से न जाके नीचे से सरक के ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, लेफ्ट वाली भी ऊपर से न जाके ऐसे नीचे से सरक के निकल जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो जो राइट वाला है वह हमारे लेफ्ट पार्ट की तरफ चला गया, जो लेफ्ट वाला है वो कहाँ गया? राइट पार्ट की ओर चला गया। और इस तरह से जो राइट पार्ट है, जो ब्रेन का राइट पार्ट है, वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, जो और ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, इसी पिरामिड्स की वजह से। अब देख लो यहाँ पर एक काम क्या करता है, तो जो मेडुला है बहुत सारा काम करता है। जितने भी काम हैं जो आप सोच सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड वेसल का डायमीटर। ब्लड वेसल का डायमीटर कब बढ़ेगा? जब आपने बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाई हैं तो ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो गया। ठीक है, उस समय उसे फैलाने का काम। रेस्पिरेशन का काम, रेस्पिरेशन में जो रिदम आए, जैसे कि अनुलोम विलोम कर लो, ठीक, तो जो रिदम है, जो रिदम आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उसे कंट्रोल करने का काम। ठीक है, जो आप जो कुछ भी खा रहे हो तो स्वेलिंग जो हो रही है, स्वेलिंग उसका काम। उसके बाद जो वोमिटिंग होती है, कभी कभी लोगों को चक्कर आते हैं ना गाड़ियों में, तो उस समय यही मेडुला ओब्लांगाटा जो है, जो मेडुला है वह हिल जाता है। यहाँ पर एक काम मतलब प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ से जो सूचनाएं जा रही हैं, जो फाइबर्स जा रहे हैं, तो वह मेडुला में जाते समय वह सही तरीके से नहीं जा पाते। इसीलिए अक्सर जब लोग गाड़ियों में जाते हैं तो उनके चक्कर आने लगते हैं। कफ जो होती है, खांसी लगातार आना, छींक आना, हिचकी आना, या जो आप टेस्ट लेते हो ना, ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, या फिर जो सलाइवा का सिक्रीशन है, ये सब कुछ कौन संभालता है? मेडुला संभालता है। नीचे का है ना, तो भौतिकवादी जितनी काम है वो यही संभालता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट है। यहाँ पर आगे देखो, इनके बारे में मैं आपको एक बार फोटो इमेज में देख लो इन सब का इमेज। बाकी और ज़्यादा जो इनके काम हैं, अब उनके कामों की हम अगर बात करें तो देखो कुछ डिजीज हैं। एटैक्सिया एक डिजीज है, एटैक्सिया। ठीक है, इसका मतलब होता है जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वह नहीं हो पा रहा है। तो यह तब होता है जब सेरिबेलम में
कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, सेरिबेलम में जब कोई डैमेज हो जाए, यहाँ पर सेरिबेलम कहाँ गया, सेरिबेलम, ये नीचे वाला पार्ट है सेरिबेलम। तो जब सेरिबेलम में जब कोई डैमेज हो जाता है तो उस समय जो मसल कोऑर्डिनेशन है वह नहीं हो पाता है, उस डिजीज को कहते हैं एटैक्सिया, ठीक है। दूसरा होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, जो कुछ लिखा हुआ है, लिखी हुई लैंग्वेज को ना समझ में पाना, ठीक है, वो क्या है, डिसलेक्सिया है। पढ़ने लिखने की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह क्या है, डिसलेक्सिया है। तो ये किसकी वजह से होगी, सेरिब्रम में। उसके बाद एक होती है पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो जो पार्किंसन डिजीज होती है वो ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से हो रही है, मिड ब्रेन के जो डिफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो जाती है।